आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे हिंदी की कॉपी बोर्ड एग्जाम में लिखकर आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, वो भी आप बोर्ड परीक्षा 2024 में। जी हाँ, आपके लिए यहाँ पर लेके आए हिंदी का ये पेपर है, आपका देख सकते हैं 2024 वाला। और यहाँ पे आपका बोर्ड की कॉपी है और बोर्ड की कॉपी में आपको कैसे क्या करना है मैं हर एक चीज़ आपको बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो आपका बोर्ड की कॉपी आएगी सेम टू सेम ऐसे ही आपके आने वाली देख सकते हैं। ऊपर अ रहेगा यहाँ पे। अब अ क्या है, क्योंकि आपकी ए वाली जो कॉपी रहेगी अ बोली जाती है, अगर ब कॉपी है तो वहाँ पे ब लिखा रहेगा, ठीक है ना। और ये आपका बार कोड रहेगा ताकि आपकी कॉपी चोरी ना होने पाए। यहाँ पे है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अंकों में भरना रहेगा। यहाँ पे शब्दों में यहाँ पे आपका विषय, प्रश्न पत्र, और यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, और यहाँ पे परीक्षा के दिन, परीक्षा तिथि पाली और केंद्र का नाम। और आपको अलग से कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही भरना रहेगा, वो भी आपको बोर्ड के कॉपी में, ठीक है ना। और जो 22 फरवरी के दिन है आपको बस सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। और इसमें आपको मैं पूरा सोल्यूशन भी करवा दूंगा, इसमें आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा और मैं बता भी दूंगा कि आपको भरना कैसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पेपर है 100 नंबर का रहेगा, 33 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे, और इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड रहेंगे और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, बहुत ही आवश्यक रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, अगर छोड़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। सबसे पहले आपका खंड क रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा देख सकते हैं यहाँ पे खंड ख रहेगा। क्या रहेगा, खंड ख रहेगा। तो अगर आप खंड ख का उत्तर देना चाहते हैं तो खंड ख डालिएगा, अगर खंड क का करना चाहते हैं तो खंड क डालिएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं खंड क का करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डालूंगा खंड क। उसके बाद अब खंड क में कौन सा प्रश्न आप करना चाहते हैं, पहला करना चाहते हैं या फिर दूसरा करना चाहते हैं या तीसरा करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे चौथा पांचवा है, जो भी आपको करना रहेगा आप उस प्रश्नोत्तर का चुनाव कर लीजिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ही क्या होता है, अंतिम प्रभाव होता है। इसलिए आप जितना हो सके सफाई से लिखिएगा और सबसे पहले उसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहे, ठीक है। अगर आपको अच्छे से उत्तर आ रहा है तो आप उसी का आंसर करिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको उत्तर आ ही नहीं रहा है आप करते चले जा रहे हैं, गलत हो जाएगा तो आपका नंबर कटेगा। तो आपका नंबर ना कटने पाए इसलिए आप उसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जिसका उत्तर आपको सही से आता रहे। तो यहाँ पे आपका पहला है खंड क, तो यहाँ पे मैं डाल दिया। अब प्रश्नोत्तर संख्या पहले क है तो मैंने प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद आप चाहते हैं तो डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, और अगर इसका प्रश्न भी लिखना चाहते हैं तो प्रश्न बढ़िया ब्लैक पेन से लिखिएगा, चारों ऑप्शन, और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखिएगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अगर ये आप नहीं लिखते डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तब भी 1 नंबर मिलेगा। ये लिखते हैं, अगर आंसर गलत हो जाता है तब भी एग्जामिनर को लगेगा कि यहाँ पर बच्चा सही किया है, वो 1 नंबर दे सकता है। अगर आप कॉपी में लिखे रहेंगे तो नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा बहुविकल्पी लिख लेना है। तो चलिए यहाँ देखिए पहला प्रश्न, साहित्य सहचर के लेखक कौन है। तो साहित्य सहचर के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले क, फिर यहाँ पे उत्तर साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले ख क्या है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है, हिंदी प्रदीप। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो संपादित पत्रिका का नाम है वो क्या है आपका, हिंदी प्रदीप। यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाल कृष्ण जो पत्रिका है ये किसकी है, हिंदी प्रदीप की है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि हिंदी प्रदीप, जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है वो हिंदी प्रदीप है। उसके बाद पहले का क्या बोल रहा है यहाँ पे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग क्या है आपका, परीक्षा गुरु है। तो यहाँ पे परीक्षा गुरु डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घ क्या बोल रहा है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है। यहाँ पे आपके पास चारों ऑप्शन रहेगा, जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे आप उत्तर में बाकायदे डाल के लिख देंगे कि सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक है। एक चीज और, सफाई के साथ साथ एक विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि आप दोनों तरफ लाइन मत खींचिएगा, केवल एक ही तरफ लाइन खींचेंगे ना तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। उसके बाद पहले का यहाँ पे अंगा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति क्या है। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा जब शुरू होगा तो आप दूसरे का क डालेंगे। तो यहाँ क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क।
अब यहाँ पे है छायावाद की विशेषता है, 4 ऑप्शन है। अगर आपको लिखना है तो चारों ऑप्शन लिखिएगा, अच्छा रहेगा, एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। और आपको क्या खींचेगा ना भाई, नंबर खींचेगा आपके लिए, और वो नंबर आपको भर भर के देगा, इसलिए आप लोग इस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे लिख देंगे आप लोग कि सर जो छायावाद की विशेषता है वो सौंदर्य और प्रेम है। फिर दूसरे का देखिए ख क्या बोल रहा है, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, तो विनय पत्रिका है, तो यहाँ पे डाल दीजिए जो विनय पत्रिका है यह भक्ति काल का ग्रंथ है जो तुलसीदास की क्या है, रचना है। उसके बाद दूसरे का ग यहाँ पे है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक क्या है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद इसका जो आंसर रहेगा डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक है वो अज्ञेय जी हैं। फिर यहाँ पे दूसरे का घ क्या बोल रहा है, यहाँ पे अनामिका के रचनाकार कौन है, निराला है, तो यहाँ पे अनामिका के रचनाकार क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का अंग, रीत काल का अन्य नाम क्या है, तो श्रृंगार काल, तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे। तो जो इसका यहाँ पे आंसर लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है कि रीति काल का जो नाम है वो क्या है, श्रृंगार काल है, और विश्वनाथ प्रसाद ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा था। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं अलग से तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब आपका प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा शुरू होगा तो यहाँ पे डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, जो कि आपका क्या रहता है, गद्यांश। अब ये कितने नंबर का पेपर में आता है, तो आपका कुल मिला के 10 नंबर का आपके पेपर में आता है। कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 10 नंबर का अगर आता है ना तो यहाँ पे डाल देंगे 10 नंबर का और हेडिंग डालेंगे। फिर यहाँ पे आप हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, गद्यांश है, यहाँ पे राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह जीवन का श्वास प्रश्वास है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति का जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब पहला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो इसको कैसे करेंगे, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देंगे। अगर आपको लिखना है तो ये पूरा गद्यांश उठाइए, छाप दीजिए। क्या करेंगे, छाप देंगे, ठीक है ना, छाप देंगे। लेकिन इसमें 2 है, चाहे आप ये करिए या फिर ये करिए। अगर आपको ये करना है तो आप ये लिखिएगा, अगर ये करना है तो आप ये लिखिएगा। मान लीजिए अगर ये आप नहीं लिख रहे पूरा तो शुरू में लिखिएगा, फिर डॉट 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 करके लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, तो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व क्या है, दुरूह है। क्या है, दुरूह है। उसके बाद संस्कृति यहाँ पे है, नए शब्दों का गठन कैसे होता है, नए शब्दों का गठन कैसे होता है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, नए शब्दों का जो गठन है वो अनजाने में या अनायास ही होता है। ग वाला प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से शब्दों को लेकर हम नए भाषाओं का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, भाषा की साधारण इकाई क्या है, तो जो भाषा की साधारण इकाई है वो क्या होता है, आपका शब्द होता है। फिर अगला यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है और इसके जो लेखक है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है। बस इस प्रकार से आपको छापना है। फिर यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 14 जो शुरू होता है, सॉरी यहाँ पे चौथा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित उनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए, 10 नंबर का आपका यह आएगा। तो इसको कैसे करेंगे सर, सेम टू सेम जैसे अभी आपने पूरे गद्यांश कॉल किया वैसे आप पद्यांश कॉल करिएगा। अब यहाँ पे एक चीज विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि आप सबसे पहले किस पद्यांश का चुनाव कर रहे हैं। आप ये करना चाहते तो ये लिखिएगा, अगर ये करना चाहते तो ये लिखिएगा। तो अगर हमें यहाँ पे ये करना है, ये वाला पद्यांश करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि कवि ने मनुष्य को सावधान क्यों किया है, तो कवि ने मनुष्य को भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग में विज्ञान के दुष्परिणाम के प्रति आगाह करते हुए सावधान किया है कि यदि तू अभी सावधान नहीं हुआ तो विज्ञान के दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या ख वाला है, ख वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है, तो जो कवि है वो बोल रहा है कि यदि विज्ञान तलवार बन जाए तो कवि इसे फेंक देने के लिए बोल रहा है। फिर ग वाला प्रश्न है, मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों कहा जाता है, तो कवि मनुष्य को अज्ञानी और शिशु इसलिए कहता है कि मनुष्य विज्ञान को क्रीड़ा का माध्यम बनाकर अपने ही हाथों अपना सर्वनाश करने पर तुला हुआ है, इसीलिए मनुष्य को शिशु और अज्ञानी कहा गया, किसके द्वारा, कवि के द्वारा। फिर घ वाला है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा जाता है, क्योंकि
विज्ञान को तलवार इसलिए कहा जाता है, यदि विज्ञान का सही प्रयोग न किया जाए तो वह स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। जिस प्रकार तलवार का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए, उसी प्रकार विज्ञान का भी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका अगला आएगा, आपका ये वो बोल रहा है प्रश्न कि पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, तो लिखेंगे यह पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह में के अभिनव मनुष्य का शीर्षक का अंश है। बस इसी प्रकार से लिखेंगे। अगर जो मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ भाई, अगर ऐसे लिख दिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा। जो भी रहेगा एग्जामिनर चाचा आपको देगा ही यार, क्यों काटेगा नंबर, जरा सोचिए आपका नंबर क्यों कटेगा। आपने ऐसी कोई गलती किया नहीं है जिसकी वजह से आपका नंबर कटेगा। तो देन आपको क्या करना, जो मैं तरीका बता रहा हूँ यही लिखना है। उसके बाद जब आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 शुरू होगा तो 5 का क और 5 का ख, जो 5 का क यह लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखना है, और 5 का ख कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां लिखना है। अब यहाँ पे लेखक में डॉक्टर हजारीसाहब द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी और वासुदेव अग्रवाल है, और ख में यहाँ पे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञे। तो यहाँ पे अगर आप पचवा कर रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, लिखना है। तो अब किसका आंसर देना चाहते हैं, वासुदेव अग्रवाल का, तो बकायदे अच्छे से यहाँ पे वासुदेव अग्रवाल डाल देंगे आप लोग। फिर यहाँ पे इनके बारे में पूरा का पूरा लिख देंगे कि क्या क्या है। तो लिख देंगे कि भारतीय संस्कृति और साहित्य के गंभीर अध्येता वासुदेव अग्रवाल का जन्म 1904 में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। पीएचडी व डी लिट की उपाधियां प्राप्त करने के बाद अग्रवाल जी ने विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और कई सरकारी संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर क्या हुए, ये कार्यरत भी हुए। साहित्य साधनों में ये लगे रहे और भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल ने भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक पक्ष का गहन अध्ययन किया तथा उत्कृष्ट कोटि के विवेचनात्मक अनुसंधानात्मक निबंधों की क्या की उन्होंने रचना की, और अंततः 1967 ईस्वी में अग्रवाल जी का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और फिर इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनके बारे में लिख सकते हैं, इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर आख्यानात्मक लेख लिखे। पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उरुज्योति, भारत सावित्री, कला और संस्कृति, कादम्बरी, पुद्वार, अभिनंदन ग्रंथ इनकी संपादित पुस्तकें हैं। जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा बाण भट्ट के हर्षचरित का संस्कृति अध्ययन प्रस्तुत कर इन्होंने गंभीर को कि हिंदी के साहित्य को क्या किया, गौरवान्वित किया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरा पूरा लिखना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका जब ख शुरू होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख क्या है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियां लिखी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञे। तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आपको पहले डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। उसके बाद आप किसका करना चाहते हैं, अगर रामधारी सिंह दिनकर का लिखना चाहते हो तो बढ़िया, रामधारी सिंह दिनकर हेड डाल देंगे। फिर लिखेंगे 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में रवि सिंह के घर हिंदी काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की दुर्गम अनली खींचने वाले राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। अंग्रेजी शासन तथा उसके बाद स्नातकोत्तर यानी कि स्वतंत्रोत्तर भारत में भी सरकार और शैक्षणिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत होते हुए भी साहित्य साधना में निरत रहे तथा युवा पुत्र के असामयिक मृत्यु के से व्यतीत होकर तिरुपति के देव विग्रह में अपनी कथा को क्या किया, कथा व्यथा को इन्होंने समर्पित करते हुए 1974 ईस्वी में मद्रास में क्या हो गए, परलोक सिधार गए। उर्वशी महाकाव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रेणुका है, द्वंद्वगीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, कुरुक्षेत्र, सामधनी, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिराम, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, धूप छाह, रश्मि रति, नील कुसुम है। और रेणुका नामक रचना ने दिनकर को राष्ट्र कवि का क्या दिया, दर्जा भी दिलाया। परंतु दिनकर का काव्य तो इन्हें विश्व कवि के रूप में स्थापित करता है। देश की विषम परिस्थितियों ने कवि मन को शोषण के विरुद्ध बुलंद होने वाला आवाज बनकर राष्ट्र दिनकर को के व्यक्तित्व में मुक्त रोग के ओजस्वी गायक को क्या दी, इन्होंने पहचान दी। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर संख्या 6 आएगा। देखिए 6 क्या आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा
कहानी के नायक का जो कथा वस्तु है आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसका भी लिखना चाहते हैं आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिए। अगर पंचलाइट के मुख्य पात्रों का चरित्रण करना चाहते हैं तो यहाँ डाल देंगे इनके चरित्रण और फिर लिखेंगे रेणु जी की कहानियों की विशेषता उनकी आंचलिक कहानी ही रही है, पंचलाइट भी इसे अछूती नहीं है, ग्रामीण जीवन के वास्तविक रेखा चित्र खींचती इस कहानी का मुख्य पात्र महतो टोली का मस्त मौला युवक गोधन है। गोधन के स्वभाव में आयुजनित विद्रोह तथा भावुकता दोनों का ही सम्मिश्रण है। गुलरी काकी की बेटी मुनरी और गोधन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और गांव के उस रूढ़िग्रस्त माहौल में गोधन मुनरी को देखकर सलीमा का गाना और गाता है, जिसकी शिकायत करने पर गोधन पर हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद गांव में मस्तमौला स्वभाव का गोधन उपकरणों के प्रति जिज्ञासा रखता है और पूरे महतो टोली के में पंचलाइट जलाना सिर्फ गोधन को आता था और उसका गुण बिरादरी को उसका हुक्का पानी खोलने का बाध्य कर देता है। जानकर होने के बाद साथ ही साथ यह जानकार होता मतलब था कौन? गोधन। गोधन जुगाड़ू प्रकृति का व्यक्ति है और समस्या के समाधान, देखिए यहाँ पे क्या है आपके यहाँ पे लिखा गया समस्या के समाधान, ठीक ना, समस्या के समाधान खोजने में माहिर। गोधन पंचलाइट जलाने में स्प्रिट जगह गरी के तेल का उपयोग कर होशियारी से अपनी बिरादरी के सम्मान की रक्षा करता है और पंचों व गुलरी काकी के विश्वासों को भी क्या करता है? प्राप्त करता है। बस ये लिखना है, बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस इतना लिख देंगे, आराम से आपको एग्जामिनर नंबर देगा। उसके बाद यहाँ पे खंड काव्य आएगा, क्या आएगा आपका? खंड काव्य। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपका जो 7वां रहेगा भैया क्या रहेगा? खंड काव्य रहेगा। अब ये जो खंड काव्य है आप अपने जिले के अनुसार करेंगे, अपने जिले के अनुसार आप स्वयं से खंड काव्य को करेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई खंड काव्य करना शुरू कर दे, अगर ये गलती करेंगे तो आपको क्या रहेगा भाई? पछताना पड़ेगा। आपको क्या रहेगा भाई? पछताना पड़ेगा। तो आपको खंड काव्य अपने जिले के अनुसार करना है, ये नहीं कि सत्य की जीत पर याद कर लिए, रश्मि रति पर याद कर लिए, आलोक वृत्त पर याद कर लिए, तो ये आपको अपने जिले के अनुसार करना है। अगर अपने जिले के अनुसार करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो आपका नंबर क्या होगा भाई? काट दिया जाएगा। तो अगर आपका नंबर ना कटने पाए इसके लिए आप अपने जिले के अनुसार खंड काव्य करिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, उसके बाद जो भी आपका जिले का रहेगा आप हेडिंग डाल के बकायदे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस सेम टू सेम अगर लिखेंगे तो हर एक नंबर आपको मिलेगा, गारंटी हमारी है। नंबर कटेगा नहीं भाई, एक भी नंबर आपका कटने वाला बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लग रहा है नंबर कटेगा तो कभी नंबर आपका नहीं कटेगा, तो लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, जब आपका यहाँ पे खंड ख शुरू हो तो यहाँ पे आप डालें खंड ख, उसके बाद यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का जो भी आप करना चाहते हैं, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश देखिए इस प्रकार से आप कर देंगे। जो भी इसका रहेगा संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद जो भी रहेगा आप करना चाहते लिख दीजिए। उसके बाद श्लोक का आएगा तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख, फिर यहाँ पे जो भी इसका संदर्भ रहेगा, देखिए इसमें 2 रहेंगे, अथवा में करके एक रहेगा, या फिर ये करिए या फिर ये, जो भी आप कर रहे हैं। तो जयंती वाला करें तो यहाँ पे जयंती महाभागा जन सेवा पर्याणाह से लेकर यहाँ पे क्वचित तक है। अब इसका संदर्भ और क्या लिखेंगे? हिंदी अनुवाद लिखेंगे। इस प्रकार से आपको करना, जैसे मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं टिप्स बता रहा हूँ, बस इसी टिप्स को फॉलो करते हुए अगर करेंगे भाई तो आपको क्या मिलेगा? भर भर के नंबर मिलेगा। वो भी आपको कौन देगा? एग्जामिनर आपको नंबर देगा, और तो ना कोई देगा हाँ कि चाचा देंगे, नहीं ना। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 शुरू होता है आपका लोकोक्तियां और मुहावरे। देखिए यहाँ पे है मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। होश उड़ जाना, अंधे की लकड़ी होना, फिर है यहाँ पे आपका आम के आम गुठलियों के दाम, दाल में काला होना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है कि संधि मतलब कि मुहावरे लोकोक्तियां है। तो जो मुहावरे और लोकोक्तियां होगा भैया ये क्या है? इरेज हो गया क्या? निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ आई थिंक छूट गया है, ठीक है ना। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 4 ठो दिया है, तो इसमें से आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या है आपका होश उड़ जाना और है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला यहाँ पे जो आप देना चाहते हैं, अगर दाल में काला होना देना चाहते हैं तो लिख दीजिए आशंका होना, फिर वाक्य प्रयोग लिख दीजिए उसे इतने सवेरे जाते देखा ऐसा लगा कि दाल में कुछ काला है।
तो मतलब अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो भाई आपको क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। तो जो मैं यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ ना, सेम टू सेम आपको फॉलो करके लिखना है और आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप अलग से कुछ किए, दिमाग लगाएं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो दिमाग नहीं लगाना, जितना आप दिमाग नहीं लगाएंगे उतना ही आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है ना। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ लिखने का कॉपी सेम टू सेम, और इसमें देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गए और यहाँ पे आपका तरीका भी हो गया। मतलब एक तीर में दो निशाना, एक मुहावरा है ना कि एक तीर में दो निशाना, बस वही वाला आज का आपका काम हुआ है। तो देन आपका दोनों काम हो गया, लिखने का तरीका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो गया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे टॉपिक को डिस्कशन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक था, अब तो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, प्रश्नोत्तर संख्या 10वां। इसको मैं अपठित गद्यांश में अलग से करवा दूंगा, कुछ है नहीं, बढ़िया हेडिंग डालना है, उसके बाद उसको छोड़ देना है, बाद में करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 का है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अब यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का हेडिंग डालेंगे, बढ़िया जो भी रहेगा। उसके बाद इसका राइट ऑप्शन अंश और अंश, तो अंश मतलब कंधा होता है और एक अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। फिर बात और बात वाला क्या हो जाएगा, बातें और हवा हो जाएगा। फिर 11 का ख देखिए यहाँ पे क्या है, भैया बोल रहा है कि शब्दों में से एक का सही अर्थ लिखिए, 3 है तो एक का लिखना है। मैं यहाँ पे वर का लिख रहा हूँ, वर का क्या होता है, चयन, और क्या होता है, आशीर्वाद होता है, और दुल्हन होता है क्या, बिल्कुल आपका दूल्हा भी वर का क्या होता है, मतलब होता है। अगर आपको लिखना है तो बिल्कुल आप छाप दीजिएगा, नंबर एग्जामिनर चाचा काटेगा नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अगर टेंशन लिए तो देन दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद बस इसी प्रकार इसको करते हुए चले जाना है भैया, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, जात शत्रु, हाँ जो कुछ जानता हो बहु के। उसके बाद रस छंद अलंकार इस प्रकार से आएगा, और ये वाला आएगा आपका शुद्ध करके लिखना है। तो बस देखिए आप 11 का घ डालेंगे, उसके बाद शुद्ध शुद्ध, मैं भोजन कर लिया हूँ, बस केवल 2 करना है तो 2 करिएगा, मैंने भोजन कर लिया है। और यहाँ पे क्या मेरी तौलिया सूख गया, तो आप लिखेंगे क्या मेरी तौलिया सूख गई है, बस इसको लिख देना और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका रस छंद अलंकार आएगा, बढ़िया हेडिंग डालिए। उसके बाद इसकी वीआईपी एकदम परिभाषा लिखिए, देखिए यहाँ पे रौद्र रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। उसके बाद रौद्र रस होता क्या, चलिए परिभाषा से बता देते हैं। रौद्र रस काव्य का एक रस है, इसका अस्थायी भाव क्रोध होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव रौद्र रूप का क्या करता है, धारण करता है। फिर उदाहरण, फिर इसी प्रकार अलंकार लिख देंगे, हाँ। फिर यहाँ पे छंद कुंडलिनियां, और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, अपना पत्र लेखन लिख देना है। देखिए आपको पत्र लिखने का तरीका यहाँ पे जो है, आप जिसका करना चाहते हैं, अब यहाँ पे 13 में 2 है, अब जिसका करना चाहते हैं, आप जिसका करना चाहते हैं उसका यहाँ पे डाल लीजिए और बढ़िया यहाँ पे लिख दीजिए अपना पत्र लेखन, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है इसका, और आगे वाला। बस इस प्रकार से आपको 22 फरवरी के हिंदी की कॉपी लिखना है, जो मैं आपको तरीका बताया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे मिलने वाली नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।